हेलो स्टूडेंट्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और फिर से क्वेश्चन सीरीज चल रहा है अभी। तो कुछ और क्वेश्चंस पे बात करेंगे आज जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो 17 मार्च को फिजिक्स का पेपर आपका होने वाला है, उसमें ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सौम्या took two right circular cones of same vertical height। दो कोन लिया हुआ है सेम वर्टिकल हाइट का, है ना। ये इस तरह से दो दो कोन है ना। ये दो कोन है, ठीक है। ये रहा एक कोन और दूसरा ये एक कोन रहा, है ना। ये एक कोन रहा, दोनों सेम वर्टिकल हाइट का, ठीक है। वन ऑफ द टू कोन इज अ सॉलिड कोन। सॉलिड मतलब ये पूरा अंदर से भरा हुआ है मास से, है ना। ये पूरा सॉलिड है, ये पूरा भरा पड़ा है, ठीक है। ये सॉलिड कोन है, ये वाला, दिस इज सॉलिड। और दूसरा कोन जो है वो हॉलो है, ये खोखला है पूरा अंदर से, है ना। बस ऐसे समझ लो आप कि वो आइसक्रीम जो खाते हो वो, है ना, कोन वाला, उसमें अपने आइसक्रीम नहीं भरा उसके अंदर, वो हॉलो, और आइसक्रीम भर दिया तो वो सॉलिड। ऐसे ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। बाय मेजरिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोन, है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया मेजर करना है। और फ्रॉम द नॉलेज ऑफ सिमेट्री बाय यूजिंग सुटेबल फॉर्मूलाज ही फाउंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बोथ कोन, है ना। तो दोनों कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लिया वो, और देखा कि दोनों में डिफरेंस 1.5 सेंटीमीटर का है। तो दोनों कोन का वर्टिकल हाइट क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है। व्हाट इज द वर्टिकल हाइट? दोनों सेम हाइट का है तो वर्टिकल हाइट सेम ही होगा। तो आपको पता होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है कुछ शेप का, कुछ ज्योमेट्री का, तो उसी में सॉलिड और हॉलो कोन का भी मेंशन है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर सीओजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड कोन की बात करें तो ये कितना होता है? ये होता है h/4 फ्रॉम बेस, है ना। ये यहां से, ये बेस से, मान लो ये कोन पूरा h हाइट का है, ये दोनों, तो यहाँ बेस से, है ना, बेस से ये h/4 ऊंचाई पे, है ना, ये h/4 ऊंचाई पे ये होता है सॉलिड का। और ये हॉलो की बात करें तो यहाँ बेस से, है ना, ये बेस से कुछ h/3, है ना, ये कुछ h/3, ठीक है। ये सॉलिड कोन का और ये हॉलो कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बेस से इतने ऊंचाई पे, ठीक है। h/4 सॉलिड और h/3 हॉलो फ्रॉम द बेस ऑफ द कोन। तो दोनों में डिफरेंस, है ना, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हॉलो कोन, ये कितना है? h/3 फ्रॉम बेस। और इसी में डिफरेंस दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर का। तो h/3 माइनस h/4, ये 1.5। डिफरेंस पॉजिटिव है तो बड़ा माइनस छोटा लिए हैं, है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि सॉलिड माइनस हॉलो, कोई भी आप ले सकते हो। मतलब यहाँ पे हमको हॉलो माइनस सॉलिड लेना होगा कि हॉलो का थोड़ा h/3 वैल्यू ज्यादा है ना। और h/4 मतलब h के 4 टुकड़े कर दिए तो वो थोड़ा और छोटा हो गया वैल्यू। h/3 तीन ही टुकड़े हुए तो हर एक टुकड़े का वैल्यू थोड़ा ज्यादा है, तो हॉलो कोन के लिए थोड़ा बेस से ज्यादा ऊपर, ये मतलब कहने का है, ठीक है। तो ये डिफरेंस पॉजिटिव है, इसलिए h/3 माइनस h/4, देखो अभी एलसीएम लेंगे तो पॉजिटिव ही आना है। तो ये होगा 12, और 3 4 जा 12, ये 4h, 4 3 जा 12, ये 3h, और ये 1.5। 4 में 3 गया, ये h/12 और ये 1.5। और यहाँ से h आ जाएगा 1.5 इंटू 12, और ये कितना हो जाएगा? ये डेसिमल हटेगा, ये नीचे 10, ये 180/10, और ये आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, है ना। 18 सेंटीमीटर ये आंसर बन जाने वाला है इसमें, ठीक है। तो हाइट ऑफ द कोन, जो इसमें ये h का वैल्यू है दोनों का, ये h का वैल्यू कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर। तो आपको ये याद होना चाहिए, और जो भी ज्योमेट्री है आपके बुक में वो आप याद करके रख लो अच्छे से, क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हुआ तो एक लेक्चर भी लगा देंगे, आपको पूरा रिकॉल हो जाए एक बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, एक डाल देंगे वो लेक्चर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एलिमेंट है PZA, है ना, ये इस तरह से PZ और ये A।
ये एमिट कर रहा है एक अल्फा पार्टिकल और 2 बीटा पार्टिकल कंसेक्यूटिवली या सक्सेसिवली टू फॉर्म एन एलिमेंट क्यू बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले हो रहा है एक अल्फा डीके हो रहा है, तो ये अल्फा डीके हो गया पहले, है ना। अल्फा डीके में क्या होता है, जो नया बन रहा है एलिमेंट जिसको आप डाउटर एलिमेंट कहते हो, वो जो बन रहा है उसमें उसके पेरेंट, जैसे पी फॉर पेरेंट है, समझ लो आप, लिखा भी पी है, तो पेरेंट एलिमेंट से जो डाउटर एलिमेंट नया बनने वाला है उसका एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है और मास नंबर 4 से कम होता है। नहीं, अल्फा डीके का क्या मतलब है, He+2 है ना, ये हीलियम आयन, इसी को कहते हो अल्फा पार्टिकल, डबली चार्ज हीलियम आयन, है ना। तो एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है और मास नंबर 4 से कम हो जाता है। तो अल्फा डीके जब होगा तो ये कुछ नया स्पीसीज बनेगा, है ना। मान लो इसको क्या देते हैं एक्स बीच में अभी, तो जेड में 2 घट जाएगा, Z-2, और ए में 4 घट जाएगा, A-4। यही होता है अल्फा डीके। ये नीचे होता है एटॉमिक नंबर, ये जेड क्या है, ये जेड है एटॉमिक नंबर, है ना। और ए क्या है, ए है मास नंबर। तो मास नंबर 4 से कम होता है और एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है। अब यहां पे 2 बीटा पार्टिकल निकला है, एक नहीं 2 बीटा पार्टिकल निकला है। तो एक बीटा पार्टिकल जब निकलता है ना, बीटा पार्टिकल जब एक निकलता है तो मास नंबर में कोई फर्क नहीं आता। बीटा डीके में मास नंबर सेम रहता है, मास नंबर फिक्स रहता है, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता बीटा डीके में। लेकिन अल्फा डीके जब होता है ना, सॉरी बीटा डीके पे वापस आते हैं, अल्फा डीके तो हो गया। बीटा डीके में मास नंबर सेम रहता है, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ जाता है ना। बीटा माइनस डीके में 1 यूनिट से एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, मास नंबर जैसे का वैसा रहेगा। तो एक बीटा पार्टिकल जब निकलेगा, क्योंकि 2 बीटा पार्टिकल निकल रहा है तो 2 बीटा डीके कराते हैं। एक बीटा डीके जब होगा तो मान लो ये एक्स से कुछ बन गया वाई, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो मास नंबर तो सेम रहा A-4, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ जाएगा तो Z-1, है ना। एक बढ़ गया, -2 + 1 क्या हो गया, ये -1, तो ये यहाँ पे Z-1 ये हो गया। ये यही किए Z-2 + 1 तो क्या हो गया, Z-1, -2 + 1 -1, तो Z-1 ये बचा। अब यहां से फिर एक बीटा डीके हो रहा है अगेन, और ये फाइनली अब बन रहा है Q। फिर एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा तो अब Z बचेगा और मास नंबर A-4, तो ये हो जाएगा Z-1 और +1, तो ये कट जाएगा तो सिर्फ Z बचेगा। तो एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ता है बीटा डीके में और मास नंबर सेम रहता है, तो ये Z ये बचा रह जाएगा। तो ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो अब बोल रहा है व्हाट आर P एंड Q कॉल्ड। तो P को आप देखो, P यहाँ रहा, P का एटॉमिक नंबर Z है, Q का भी एटॉमिक नंबर Z हो गया, P का मास नंबर A है, Q का मास नंबर A-4 हो गया। तो P और Q को देखो, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है Z और मास नंबर अलग अलग है A और A-4। तो स्पीसीज और एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर Z बट डिफरेंट मास नंबर, जो यहाँ पे A और A-4 है, ऐसे स्पीसीज को कहते हैं आइसोटोप्स, है ना। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। तो ये आपसे पूछा था P और Q क्या कहला रहा है, आइसोटोप्स, बिकॉज P एंड Q हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलें। ये क्वेश्चन नंबर 3। तो ये एक ग्राफ दिया हुआ है, ए क्वांटिटी ऑफ आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, है ना। आइस को वाटर बनाया जा रहा है ना, बर्फ को पानी बनाया जा रहा है। तो व्हाट डज द पोर्शन ए बी रिप्रेजेंट। तो पहले आप ग्राफ सही से देख लो, ये वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है और एक्स एक्सिस पे हीट सप्लाई लिखा हुआ है, यानी कि हीट दिया जा रहा है, उसको एक्स एक्सिस पे दिखाया है, और वाई एक्सिस पे है ना, ये वाला एक्स एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर को दिखाया गया है। ठीक है, ये इतनी बात पहले समझ में आई। अब ये ग्राफ ऐसे दिया हुआ है कि ये -20 से 20 तक टेम्परेचर बढ़ते हुए दिखाया है, नहीं, -20 से 0 और फिर ये 20, और इधर ये हीट सप्लाई हो रहा है। तो ये ग्राफ दिखा रहा है कि O से, ये O है, O से A पॉइंट तक ये क्या हुआ है, हीट दे रहे हैं, है ना, हीट दे रहे हैं, तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, -20 से 0 तक आ गया, हीट देते देते
टेम्परेचर -20 से 0 तक आ गया, ये इतना टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा, है ना। फिर और हीट दिए तो ए से बी जब तक गया, है ना, ये अलग कलर से अगर दिखा पाए, ये ए से जब बी गया, ए से बी, तब देखो आप कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ा, है ना। जो ए पे टेम्परेचर है वही बी पे टेम्परेचर, और इस पूरे ड्यूरेशन में सेम टेम्परेचर है, यही 0, है ना। ये सब जगह ए से बी वाला टेम्परेचर सेम है। फिर बी से जब सी गया तो फिर हीट सप्लाई करने से फर्दर फिर टेम्परेचर बढ़ा और 20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ा है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोर्शन ए बी रिप्रेजेंट। तो ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, ये आइस को वाटर बना रहे हैं, ये 0 डिग्री पे ए है और बी भी 0 डिग्री पे है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना। ये स्टेट चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, फेज चेंज को, है ना। आइस सॉलिड से आइस लिक्विड में जा रहा है ना, इसको ऐसे कहते हैं, आइस 0 डिग्री सी टू आइस्ड वाटर, है ना, लिक्विड बन रहा है वो भी 0 डिग्री सी सेम टेम्परेचर पे। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है फेज चेंज या स्टेट चेंज आप कहते हो, है ना। ये मेल्टिंग ऑफ आइस हो रहा है, 0 डिग्री सी पे मेल्ट करता है, मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, है ना। तो ये मेल्टिंग ऑफ आइस हो रहा है। यहाँ पे आप हीट सप्लाई कर रहे हो लेकिन देखो ये टेम्परेचर राइज हो ही नहीं रहा। तो जब टेम्परेचर राइज नहीं होता है तो उसको कहते हैं हिडन हीट, लेटेंट हीट, हीट छुप गया इसलिए लेटेंट, हिडन, है ना। तो ये मेल्टिंग ऑफ आइस ये यहाँ पे हो रहा है। आगे है, व्हाई इज द पोर्शन ए बी पैरेलल टू द हीट सप्लाइड एक्सिस। तो ये हीट सप्लाई एक्सिस के है ना, ये इसके पैरेलल है बिल्कुल। ये क्या बता रहा है, ये पोर्शन पैरेलल क्यों है? तो यही बता रहा है कि जब हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, ये यही बता रहा है। सबसे पहले तो हीट दे रहे हो, ए बी बिल्कुल पैरेलल है, यानी कि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। ये वाला टेम्परेचर ही तो दिखा रहा है, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है बी के कॉरेस्पॉन्डिंग वही टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब ये पैरेलल इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है। तो ए का आंसर ये तो पहला हो गया। बी में आंसर करना है बिकॉज फ्रॉम ए टू बी स्टेट चेंज इज टेकिंग प्लेस, स्टेट चेंज इज टेकिंग प्लेस एंड ड्यूरिंग स्टेट चेंज, है ना, ये आप आगे लिख सकते हो, and during state change or phase change there is no rise in temperature though heat is continuously supplied। हीट आप continuously सप्लाई कर रहे हो फिर भी कोई टेम्परेचर में राइज नहीं होता, though heat is continuously supplied। तो हीट सप्लाई कर रहे हो लेकिन टेम्परेचर में कोई राइज नहीं है, ये लेटेंट हीट वाली कहानी होती है। हीट छुप जाता है, हिडन हीट। हीट का देखो ऐसा सिनेरियो है कि हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट, ये रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए, थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब वहां पे स्टेट चेंज हो रहा है ना, ट्रांजिशन हो रहा है एक स्टेट से दूसरे में। तो सारा हीट एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है स्टेट चेंज कराने में, है ना, वो बॉन्ड तोड़ने में। ठीक है। वाई इज द स्लोप ओ ए स्टीपर देन स्लोप बी सी। ये जो ओ ए वाला स्लोप है ना, ये जो स्लोप है ये इतना सीधा क्यों खड़ा है ये, और ये थोड़ा लेटा हुआ सोया हुआ है ये बी सी, है ना। ये पूछा है क्यों ये ओ ए ज्यादा स्टीपर है। तो क्लियर है बिल्कुल कि ये जो ओ से ए में जो हीट एनर्जी दे रहे हैं -20 से इसको 0 तक लाने में, ये तो अभी ये तो आइस ही होगा ना, -0 पे पानी आइस हो जाता है, उसके नीचे तो और फ्रीज हो जाएगा। तो -20 ये यहाँ से आइस से इसको आप 0 डिग्री टेम्परेचर पे ला रहे हो, और यहाँ पे ये 0 डिग्री आइस्ड वाटर से इसको 20 डिग्री पे ले जा रहे हो। ये ऑलरेडी यहाँ पे ये पानी अब बन गया है और यहाँ से इसको और पानी ले जा रहे हो, फर्दर पानी का आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये वाला स्लोप ऐसा क्यों है ना, मतलब यहाँ पे ऐसा मीन हो रहा है कि यहाँ पे भी 20 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, -20 से 0 कितना टेम्परेचर डिफरेंस हुआ 20 का, और यहाँ 0 से 20 तो यहाँ भी कितना टेम्परेचर डिफरेंस हुआ 20 का, है ना। दोनों जगह 20 का ही टेम्परेचर डिफरेंस है। तो टेम्परेचर जितना चेंज ला रहे हैं बॉडी का वो सेम है, वो अमाउंट सेम है। जो टेम्परेचर जितने अमाउंट से चेंज ला रहे हैं बॉडी का वो टेम्परेचर चेंज सेम है, टेम्परेचर का जो चेंज ला रहे हैं बॉडी में वो अमाउंट सेम है। तो फॉर द सेम चेंज इन टेम्परेचर, जो हीट दिया जा रहा है टू ब्रिंग सेम चेंज इन टेम्परेचर, जो हीट दिया जा रहा है वो देखो यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ से बी से सी ये इतना हीट एनर्जी दिया गया है, और देखो यहाँ से ओ से ए ये इतू सा हीट एनर्जी दिया गया है।
है ना। तो टू ब्रिंग सेम चेंज इन टेम्परेचर बाय 20 डिग्री सेल्सियस द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज डिफरेंट, है ना। पहले वाले केस में कम है, दूसरे वाले केस में ज्यादा है। तो क्यों ऐसा? तो यहाँ पे देखो ये आइस है, बिल्कुल -20 है, मतलब 0 पे आइस, तो -20 तो और आइस ही है, तो ये पूरा आइस है। तो आइस का टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, -20 से 0 कर रहे हो, और यहाँ पे 0 डिग्री आइस्ड वाटर से अब वाटर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो फर्दर। तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी लग रहा है, यहाँ पे आइस का टेम्परेचर बढ़ा रहा है, और आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना, ये यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे क्या आंसर करना है सी में? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस का वो कम होता है वाटर से, है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इज लेस देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, है ना। आइस का होता है कुछ 2.1 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ऐसे, है ना, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ये आप लोग देख लोगे। और ये 4.2 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ऐसे कुछ होता है ना, ऐसा ही कुछ होता है। तो देखो ये बिल्कुल आधा है ना, आइस का जो है बिल्कुल आधा है वाटर से। मतलब स्पेसिफिक हीट का मतलब ये होता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस से आपको कितना हीट देना पड़ रहा है। तो यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है ग्राफ से कि आइस वाले के केस में कम हीट देना पड़ रहा है, क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट कम है, तो उसमें टेम्परेचर में चेंज लाने में कम हीट लग रहा है। और यहाँ पे 0 डिग्री आइस से वाटर में बदलने के लिए ज्यादा हीट देना पड़ रहा है, क्योंकि पानी का स्पेसिफिक हीट ज्यादा होता है ना, पानी का ज्यादा होता है। इसीलिए ये स्टीपर है कि ये वाला टेम्परेचर चेंज तुरंत आ गया तो सीधा खड़ा है, ये वाला टेम्परेचर चेंज लेट से आ रहा है, ज्यादा हीट लग रहा है, इसीलिए सोया हुआ है बिल्कुल, है ना। थोड़ा स्लोपी, थोड़ा ज्यादा नहीं है ओए के मुकाबले, है कि नहीं। तो यही आपको आंसर करना है इसमें। स्पेसिफिक हीट कम है आइस का स्पेसिफिक हीट वाटर से, तो जो अमाउंट ऑफ हीट लेगा वो ज्यादा कौन लेगा? वाटर, इसीलिए वो थोड़ा स्टीपर है आइस वाला। ठीक है, ये आप लोग लिख पाओगे। सो द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड बाय आइस इज रिलेटिवली लेसर टू ब्रिंग द सेम चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, है ना, इज लेसर देन वाटर। ठीक है, ये पूरा समझ में आया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये डायग्राम दिया हुआ है नीचे, ये ग्लास प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल इसका 42 डिग्री है। क्रिटिकल एंगल पता है, क्रिटिकल एंगल का सारा कहानी, नहीं तो पहले आप लोग लेक्चर देख लो क्रिटिकल एंगल वाला, तो थोड़ा बता भी देते हैं। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है कि जिस एंगल पे अगर लाइट इंसिडेंस करे तो रिफ्रैक्टेड रे एकदम सरफेस को ग्रेज करता जाए, रिफ्रैक्टिंग सरफेस को, वो इंटरफेस को, है ना, या ऐसे कहो आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए। तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर आई बराबर सी आपका है तो इसमें क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है बस। क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाता है। ठीक है, तो अब बोला है यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने, रीड्रॉ करने और पाथ ऑफ लाइट पूरा करने रे पी क्यू टिल इट इमर्जेज आउट ऑफ द प्रिज्म, जब तक ये प्रिज्म से बाहर ना निकले तब तक पूरा रे डायग्राम बना के दिखाना। तो इसी में दिखा देते हैं। तो देखो ये पी क्यू जो है, ये लाइट रे, ये नॉर्मल इंसिडेंस किया इस तरह से, है ना। ये कैसे इंसिडेंस किया? नॉर्मल, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे इंसिडेंस किया है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? अब कुछ लोग बोलेंगे 90, नहीं, 0 डिग्री, है ना। नॉर्मल इंसिडेंस मतलब नॉर्मल के अलोंग ही इंसिडेंस कर गया है, नॉर्मल के अलोंग ही। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाए, ये तो नॉर्मल के अलोंग ही इंसिडेंस कर गया है, तो कुछ एंगल बनाएगा कैसे? 0 डिग्री बनेगा। तो जब नॉर्मल इंसिडेंस करता है तो कोई बेंडिंग नहीं, सीधा सीधा पास हो जाता है ना। तो ये कोई बेंडिंग नहीं, ये सीधा सीधा इस तरह से पास हो जाएगा। ठीक है, कोई बेंडिंग नहीं होगा और ये सीधा सीधा पास हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पे आके गिरेगा ए बी सरफेस पे। अब आप यहाँ पे ऐसे नॉर्मल डालो, है ना, अब आप यहाँ पे ऐसे नॉर्मल डालो। अब आपको देखना पड़ेगा ये कितने एंगल पे इंसिडेंस कर रहा है, फिर उससे डिसाइड होगा कि क्रिटिकल एंगल के बराबर है, ज्यादा है, कम है, क्या है ना। तो ये 48 डिग्री है, ये 90 है, तो ये भी कितना होगा? ये भी 90 होगा। ये 90, ये 48, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 42, है ना। ये वाला कितना हो जाएगा? 42। ये 42 है और ये नॉर्मल है, मतलब ये पूरा 90 है, तो ये वाला कितना बचा? 48, है ना। ये वाला कितना बचा? 48। मैथ से सिंपल मैथ है। तो ये 48 है और क्रिटिकल एंगल देखो आपका 42 है,
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये 48 है और ये 42 से ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। अगर लाइट क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा पे इंसिडेंस कर जाए तो उस केस में होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आगे लिखें, अगर आई सी से ज्यादा हो जाए तो उस केस में होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट अपने ही मीडियम में वापस लौट आती है, बाहर नहीं निकल पाती, रिफ्रैक्शन नहीं होता फिर, है ना, नो रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो कोई रिफ्रैक्शन यहाँ पे नहीं होगा, अपने मीडियम में ये घूमता रहेगा अंदर अंदर, है ना, अपने ही मीडियम में ये घूमता रहेगा। तो 48 पे गिरा तो यहाँ पे ये 48 से ही ये यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, अपने ही मीडियम में ग्लास में ही घूमता रहेगा 48 डिग्री पे। आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि अब यहाँ पे ये कितने एंगल पे इंसिडेंस किया है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है। तो फिर से वही देखो, ये 90 है, ये 48 है, ये नॉर्मल है, तो ये वाला कितना होगा 42 होगा। फिर से ये 90, ये 42, तो ये कितना होगा 48 होगा, है ना। ऐसे भी यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर यहीं से लगा सकते थे डायरेक्ट, 48 48, तो ये वाला कितना हो जाएगा 42, है ना 42। तो देखो अब बीसी सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया है 42, है ना, ये बीसी सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया है 42। तो 42 डिग्री हो गया है, मतलब क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया है, नहीं I इक्वल टू सी हो गया है ये वाला केस। और ये वाला केस जब होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाता है, मतलब रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ 90 डिग्री पे निकलेगा। जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो आपका यहाँ पे बीसी है उसको ग्रेज करते हुए, छूते हुए जाएगा एकदम। तो ये बीसी सरफेस को एकदम ये छूते हुए निकल जाएगा, बिल्कुल इस तरह से ये छूते हुए निकल जाएगा यहाँ पे ऐसे बाहर, है ना, ये बिल्कुल ग्रेज करते हुए यहाँ पे निकल जाएगा। और यहाँ पे ये बन गया 90 डिग्री। तो ये है आपका रिफ्रैक्टेड रे, है ना, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो गया। ऐसे इसमें रे डायग्राम पूरा बनने वाला है। ठीक है, बना लोगे आप लोग अच्छे से। अब आगे क्वेश्चन है, नेट एंगल ऑफ डेविएशन बताना है व्हेन इट इमर्जेस फ्रॉम द प्रिज्म। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन होता है कि आपको इंसिडेंट रे देखना है और इमरजेंट रे देखना है, और फिर ये देखना है कि इमरजेंट रे इंसिडेंट रे के रास्ते से कितना भटक गया है। प्रिज्म लग जाने की वजह से और क्रिटिकल एंगल ये सारा क्राइटेरिया लग जाने से इमरजेंट रे जो फाइनली निकला है ये बीसी के अलोंग, ये वाला रे इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन था उससे कितना बहक गया है, कितना भटक गया है ना, ये यही देखना है। तो ये वाला क्यूपी जो गिरा, तो ये देखो ये इंसिडेंट रे है, इसको आप थोड़ा पहले आगे बढ़ाओ। अगर प्रिज्म नहीं रहता तो ये सीधा इधर आता, नहीं तो इसको आप थोड़ा पहले आगे बढ़ा लो इतना। और ये जो इमरजेंट रे है ये वाला, ये इमरजेंट रे है ना, यही बाहर निकला है, ये है इमरजेंट रे, ये फाइनल इमरजेंट रे यही निकला है। इसको आप थोड़ा पीछे बढ़ा लो, इसको आप थोड़ा ऐसे पीछे बढ़ा लो। तो देखो ये इंसिडेंट रे है और ये इमरजेंट रे है। तो ये इंसिडेंट रे अपने रास्ते से इतना भटक गया है, यही वाला एंगल तो है। ये इमरजेंट रे यहां से जा रहा है, लेकिन ये इसको जाना चाहिए था यहां से, लेकिन प्रिज्म की वजह से यहां से जा रहा है। तो अपने रास्ते से कितना भटक गया, इतना भटक गया, है ना। और यही वाला एंगल हमको चाहिए जिसको आप एंगल ऑफ डेविएशन कहते हो, है ना, डेल्टा। सेकेंड क्वेश्चन में वही पूछा है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो यही एंगल हमको निकालना है। तो कैसे निकलेगा? बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा? तो ये 42 है, ये वाला 42 है, तो वर्टिकली अपोजिट ये भी कितना हो जाएगा 42, है ना, ये कितना हो जाएगा 42। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 42। या और भी बहुत तरीका है, डायरेक्टली भी आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ये इस ट्रायंगल में घुस के फिर यहाँ पे ये लीनियर पेयर ले लो, ये वाला एंगल निकालो और ये वाला लीनियर पेयर ले लो, बस यही करना है। ठीक है, तो यहाँ से भी कर सकते हो। देखो कि ये वाला कितना है, ये है 48, और ये वाला इमरजेंट रे वाला लाइन देखो बिल्कुल पैरेलल है, ये 48 है तो ये भी कितना होगा 48, है ना, ये भी कितना होगा 48। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दो लाइन अगर पैरेलल होता है और ट्रांसवर्जल उस पर ड्रॉ होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। ये 48 है तो ये भी क्या होगा 48। अब ये 48 है तो ये डेल्टा कितना होगा, ये लीनियर पेयर होगा, ये लाइन है और यहां से ये पूरा एंगल 180, तो 180 माइनस 48 कितना हो जाएगा 180 माइनस 48, ये हो जाएगा 132, है ना। तो यही हो जाएगा डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन।
तो सिंपल सा थोड़ा मैथ लगा लेना है बस यहाँ पे, ये 48 48 डायरेक्टली, या ये 42 ये 42 वर्टिकली अपोजिट, ये 42 ये 42 84, और ये वाला है 48, 84 और 48 कितना हो गया 84 और 48, ये 132, इसमें 180 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 48। देखो यहाँ से भी 48 ही आ रहा है ये वाला एंगल, तो कैसे भी कर लो, एंगल सम प्रॉपर्टी से कर लो इस ट्रायंगल में, या यहाँ से 48 48 कॉरेस्पॉन्डिंग ले लो, कैसे भी कर लो, है ना। ये वाला ये 48 और ये 48 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऐसे भी ले सकते हो, या फिर इस ट्रायंगल में घुस के एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो आप। और फिर यहाँ से ये लीनियर पेयर है ना, ये लीनियर पेयर समझ आया कि नहीं, ये लाइन था ऐसे, और यहाँ से ये वाला एंगल, ये वाला है ना, ये डेल्टा था, और ये वाला हमको पता चल गया 48, तो ये दोनों मिलके कितना होता है लीनियर पेयर, है ना, 180 डिग्री बनाता है। तो 132 डिग्री ये एंगल ऑफ डेविएशन इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है, यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन योर फिजिक्स लैब। ABCD इज अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन द सरफेस AB। तो रे ऑफ लाइट ड्रॉ करने बोला है ग्लास ब्लॉक से, और जो इमर्ज कर रहा है वो भी दिखाना है, ठीक है। तो पहले एक ग्लास ब्लॉक बनाते हैं, है ना। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट ही पूरा पूछ लिया है क्वेश्चन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रखे हैं चैनल पे, आप लोग देख सकते हो। ये इस तरह से ग्लास ब्लॉक है, और ये ABCD है ना, ये इस तरह से ग्लास ब्लॉक है। ये रे ऑफ लाइट इस तरह से ऑब्लिकली इंसिडेंट किया, है ना, ये ऑब्लिकली इंसिडेंस किया, कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे। अब क्या होगा, ये रेयरर मीडियम है, और ये ग्लास फिर से क्या है, ये डेंसर मीडियम है, और फिर बाहर आएगा तो फिर रेयरर है एयर। तो डेंसर में जब जाता है तो क्या होता है, लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है, तो इसको ये सीधा निकल जाता है। ऐसे क्या होता है, ये इस तरह से, ये तो ऐसे सीधा निकलता पहले, लेकिन ग्लास आ जाने की वजह से ये थोड़ा बेंड करेगा अपने रास्ते से, इस तरह से ये बेंड कर जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे ये लाइट गिरेगा, फिर यहाँ नॉर्मल डालेंगे, है ना, इस तरह से, फिर क्या डालेंगे नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। अब इस सरफेस पे क्या होगा, अब ये डेंसर से वापस रेयरर में जा रहा है, तो नॉर्मल से दूर जाएगा, ये नॉर्मल है, इससे दूर चले जाएगा ऐसे, है ना, ये नॉर्मल से दूर चला गया। यहाँ पे कहते हैं इसको एंगल ऑफ इमरजेंस, है ना, जितने एंगल पे निकल गया है लाइट उसको कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। अब देखो ये दोनों नॉर्मल पैरेलल है, और ये वाला लाइन इस तरह से ये ट्रांसवर्जल का काम कर रहा है, तो ये R है, तो ये भी कितना होगा R, नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, नहीं, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, और ये लाइन है ट्रांसवर्जल, तो ये R है, तो ये भी R होगा, किस रीजन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, होगा कि नहीं, यही होगा, ठीक है। ये पूरा ड्रॉ हो गया। अब देखो ओरिजिनली डायरेक्शन इंसिडेंट रे का ये था डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अगर ग्लास ब्लॉक बीच में नहीं आता तो ये सीधा सीधा ऐसे निकलता, ग्लास ब्लॉक आ जाने की वजह से ये अब यहाँ से निकल रहा है, ये यहाँ से, ये है इमरजेंट रे जो ओरिजिनली निकल रहा है जहाँ से वो। लेकिन अगर यहाँ से निकलता, अगर ग्लास ब्लॉक नहीं होता तो अपने रास्ते से कितना भटक गया, ये यहाँ से आ रहा है तो ये इतना शिफ्ट हो गया, लेटरली साइडवेज शिफ्ट हो गया, ये इतना शिफ्ट हो गया, इसी को कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये जो इतना शिफ्ट हो गया, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इमरजेंट रे अपने ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे से कितना शिफ्ट हो गया, इसी को कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, साइडवेज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, साइडवेज डिस्प्लेसमेंट इसी को कहते हैं। तो ये पूरा डायग्राम है जो आपको प्लॉट करने आना चाहिए था इसमें। अब यहां से देखो स्नेल्स लॉ लगाते हैं। ये पहले सरफेस पे AB रिफ्रैक्टिंग सरफेस यहाँ पे लगाते हैं, तो ये म्यू एयर है और ये म्यू ग्लास है और फिर से ये म्यू एयर है। तो AB सरफेस के लिए पहले लगाएं यहाँ पे, तो क्या होगा स्नेल्स लॉ से म्यू ए साइन आई इक्वल टू म्यू जी साइन आर, ये हो गया पहला। दूसरा DC सरफेस पे लगाएं यहाँ पे, ये DC सरफेस पे यहाँ पे क्या होगा, ये पहले क्या है म्यू ग्लास और साइन आर, और यहाँ बाहर निकला म्यू एयर साइन ई, है ना। तो देखो यहाँ भी म्यू जी साइन आर है और यहाँ भी म्यू जी साइन आर है, मतलब बराबर है दोनों। तो मतलब ये म्यू जी साइन आर के बराबर है और ये वाला म्यू जी साइन आर के बराबर है। म्यू ए साइन ई भी म्यू जी साइन आर के बराबर है
और म्यू ए साइन आई ये भी म्यू जी साइन आर के बराबर है, मतलब दोनों आपस में भी बराबर होगा। यूक्लिड पोस्टुलेट थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा म्यू ए साइन आई इक्वल टू म्यू ए साइन ई। तो म्यू ए मर गया और ये कंपेयर कर लेंगे तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू ई। साइन साइन काट मत देना, ये कटता नहीं, बस कंपेरिजन है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर हो गया है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर हो गया। तो ये एक एंगल बराबर हुआ और एक यहाँ पे ये वाला एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट सरफेस पे और एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकेंड सरफेस पे, ये दोनों बराबर हो गया आर और आर। तो दो पेयर ऑफ एंगल बराबर हुआ है ना, दो पेयर ऑफ एंगल, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस ये पहला पेयर, और दूसरा पेयर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सेकेंड सरफेस है ना। तो अगर इसको हम लिख दें, ये दो पेयर ऑफ एंगल बराबर है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, और दूसरा ये पहला और दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फर्स्ट मतलब ए बी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सेकेंड सरफेस यानी कि सी डी। ठीक है, ये दोनों पेयर ऑफ एंगल बराबर है और यही आपको पूछा हुआ है यहाँ पे। तो ये पहले पाथ ड्रॉ कर दिए, विच पेयर ऑफ एंगल रिमेन सेम ये भी बता दिए। अब बोल रहा है इफ द सेम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड फर्स्ट विथ रेड एंड देन विथ ब्लू विच कलर विल सफर ग्रेटर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो पहले रेड से और फिर ब्लू से, फिर पूछा है किसमें सबसे ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना ये शिफ्ट हो जाना है ना। मतलब ये जो ग्लास है ये लाइट को जितना मोड़ेगा, जिस लाइट को जितना ज्यादा मोड़ेगा वो उतना ज्यादा शिफ्ट होगा, है कि नहीं। जिसको जितना ज्यादा मोड़ेगा वो उतना ज्यादा शिफ्ट होगा। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो ग्लास है ये किसको ज्यादा मोड़ेगा। कौन कौन सा दो लाइट था, कलर था ये ब्लू और रेड। ब्लू और रेड में किसको ज्यादा मोड़ेगा है ना, ब्लू और रेड में किसको सबसे ज्यादा मोड़ेगा। तो दो लाइट है, एक रेड है और दूसरा ब्लू है ना। ये दो कलर है, ये दो लाइट है। तो किसको ज्यादा मोड़ेगा, रेड वाले को मोड़ेगा ज्यादा या ब्लू वाले को, है ना। तो वेवलेंथ ज्यादा होता है रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है ब्लू से, है ना। रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है ब्लू से। तो वेलोसिटी किसका ज्यादा होगा, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। तो रेड का स्पीड ज्यादा होगा ब्लू से, है कि नहीं। वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड का है तो स्पीड भी ज्यादा किसका होगा, रेड का। तो रेड को ज्यादा मोड़ेगा, रेड को, हाँ पहले वेलोसिटी पे बात कर लें। तो वेवलेंथ ज्यादा है रेड का तो वेलोसिटी भी ज्यादा है रेड का, ये पहले इतनी बात क्लियर है। अब जिसका स्पीड जितना ज्यादा है उसको मोड़ना उतना ही मुश्किल है ना। जो बहुत तेज चल रहा है ऐसे आप समझ लो सीधा, जो बहुत तेज भाग रहा है उसको आप नहीं मोड़ सकते, और जो थोड़ा धीमा चल रहा है उसको आप पकड़ के ऐसे मोड़ दोगे, है ना। तो वही बात यहाँ पे होती है कि रेड का स्पीड ज्यादा है तो उसको मोड़ना मुश्किल है ना। रेड को मोड़ना मुश्किल है क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा है ना, स्पीड ज्यादा है। और ब्लू को मोड़ना आसान है क्योंकि उसका स्पीड कम है। तो ब्लू को ज्यादा आसानी से मोड़ेगा तो ब्लू अपने ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे से ज्यादा शिफ्ट करेगा क्योंकि उसको ज्यादा मोड़ पाएगा ग्लास। तो सही आंसर तीसरे वाले का ब्लू होगा, है ना। तो यही आपको लिखना है क्योंकि ब्लू कलर के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है ना। वो कैसे पता, वो इस लॉजिक से कि म्यू होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो जिसका वेवलेंथ कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उस कलर के लिए उस ग्लास का उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। तो ब्लू का वेवलेंथ कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही तो है, मेजर ऑफ दैट मटीरियल टू बैंड द लाइट, यही तो है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब। मेजर ही तो है कितना लाइट को मोड़ पा रहा है, यही तो है मेजरमेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और क्या है। तो ब्लू को ज्यादा मोड़ेगा तो अपने ओरिजिनल रास्ते से ज्यादा शिफ्ट होगा, और ज्यादा शिफ्ट होगा तो
लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो ब्लू कलर का लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। ये आपको इसमें आंसर करना है। ठीक है, आई होप ये पूरा डिस्कशन आपको समझ में आया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सर्किट डायग्राम है। कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट व्हेन ये कंडीशन पे। तो हमको निकालना है पावर कंज्यूम्ड, है ना। तो पहले ये जानना चाहिए आपको पावर होता क्या है। तो पावर का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखें इलेक्ट्रिक करंट से, लॉजिक से, या पूरा आपको जानना है तो आप देख लो। पावर क्या होता है? वर्क बाय टाइम, है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क। और हमको पता है ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये है W/Q, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, है ना, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो W/Q, तो W की जगह क्या लिख सकते हैं? V इंटू क्यू, है ना, और ये नीचे T। Q/T को क्या कहते हो? करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, Q/T। तो ये हो गया, ये पावर हो गया V इंटू आई। ये एक फॉर्मूला होता है पावर का, वोल्टेज इंटू करंट, है ना, वोल्टेज इंटू करंट। अब आपको ओम्स लॉ से पता है V इक्वल टू आई आर, और I हो जाता है V/R। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पावर इक्वल टू V और I की जगह V/R। तो ये हो जाएगा V²/R। तो पावर हो जाएगा V²/R, ये भी होता है। ठीक है, या आप V इक्वल टू आई आर रख रहे हो तो पावर V इंटू आई, V की जगह आई आर और इंटू आई, तो पावर हो जाएगा I²R। ठीक है, ये पहले इतना लॉजिक क्लियर हो गया, पावर इक्वल टू V²/R या पावर इक्वल टू I²R। ठीक है, तो अब आगे बात कर लेते हैं। तो V²/R, I²R यही यूज कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहले केस में क्या दे रखा है? स्विच S1 इज क्लोज्ड, S1 बंद है ना। तो ये इसको आप बंद कर दो ऐसे, ये इसको बंद कर दिया ऐसे, और S2 ओपन है तो इसको मरे रहने दो ऐसे, ये ओपन ही रहने दो इसको। तो अब बोला है पावर कंज्यूम्ड कितना होगा। तो देखो, जब स्विच S1 क्लोज करोगे, है ना, स्विच S1 क्लोज करोगे, S2 तो ओपन है उसको रहने दो। स्विच S1 जब क्लोज करोगे आप, तो यहाँ से ये करंट फ्लो होगा, है ना, ये वोल्टेज, ये बैटरी है 5 वोल्ट का, यहाँ से क्या होगा? करंट फ्लो होगा, है ना, यहाँ से करंट फ्लो होगा, है कि नहीं, यहाँ से करंट जाएगा। और S1 क्लोज है, मतलब ये 20 ओम वाला जो आपको रजिस्टर दिख रहा है, ये भी इस बैटरी के कनेक्शन में आएगा, है ना। स्विच बंद है तो ये बैटरी का एंड ऐसे समझो, ये रजिस्टर का एंड ये यहाँ से इस तरह से निगेटिव से जुड़ा हुआ है, और 20 ओम वाला भी ये यहाँ से पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी करंट फ्लो करेगा। और यहाँ पे देखो, ये स्विच क्लोज है, ये रास्ता है यहाँ पे क्लोज है, तो ये 60 ओम वाला ये भी इधर से ये सेम पोटेंशियल पे लगा हुआ है, और ये भी 60 ओम वाला यहाँ से देखो ये सेम पोटेंशियल पे लगा हुआ है। मतलब 20 ओम और 60 ओम दोनों सेम पोटेंशियल पे है, सेम पोटेंशियल पे है, सेम वोल्ट पे है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। दोनों में करंट फ्लो करेगा, है ना, दोनों में करंट फ्लो करेगा, है कि नहीं। तो दोनों में जब करंट फ्लो करेगा तो हम पहले क्या करें? हम पहले निकाल लेते हैं उसका नेट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, क्योंकि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना। दोनों, ये तो पैरेलल सीरीज में आप पढ़ते हो, पैरेलल में सेम पोटेंशियल पे होता है सारा कंपोनेंट, सारा रजिस्टर, सारा अप्लायंसेस जो भी आप लगाए हो, और सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है, अलग अलग पोटेंशियल पे होता है, सब थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल कंज्यूम कर लेता है। और पैरेलल में अलग अलग करंट होता है, बाकी सब सेम वोल्ट पे होता है, यही आप पढ़ते हो सीरीज पैरेलल में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो यहाँ पे 1/R पैरेलल इफेक्टिव निकालना होगा, 1/20 प्लस 1/60। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 एलसीएम हो जाएगा, 20 3 3 जा 60, और ये 1, ये 4/60। इसको पलट देंगे 60/4, ये हो जाएगा 15 ओम, है ना। तो पहले केस में जो पावर कंज्यूम आ जाएगा, पावर इक्वल टू V²/R, और ये हो जाएगा 5 गुना 5 वोल्टेज, और R कितना है? 15। ये 5 3 जा 15, ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 5 में 3 गया 2, डेसिमल 0, 3 6 जा 18, और फिर से 6 6 चलता रहेगा तो 7 लिख देते हैं। यस, 1.67 वॉट ये हो जाएगा पावर कंज्यूम्ड जब S1 क्लोज और S2 ओपन रखोगे। क्लियर हो गया। अब दूसरे केस की बात कर लें, इसको अलग कलर से दिखाएं, ये वाला लेते हैं। अब क्या है दूसरे केस में? ये S2 क्लोज है और S1 ओपन है। अब क्या है?
इसको इसको थोड़ा सही कर लें कि अब इसको क्लोज करने वाले हैं, है ना। और इसको जो है ये इसको थोड़ा यहाँ से हटाते हैं, है ना। अब क्या है, ये S1 ओपन रहेगा, है ना। ये S1 ओपन रहेगा और S2 होगा क्लोज इस बार, है ना। S2 स्विच ऑन कर देना है इस बार, और S1 जो है ये इसी तरह से मरा कटा रहेगा, ये ओपन रहेगा। तो क्लोज होगा S2 और S1 रहेगा ओपन इस बार। तो देखो इस बार अब क्या होगा, किससे करंट फ्लो करेगा और किससे करंट नहीं फ्लो करेगा, ये अब आपको देखना है। तो जब आप ध्यान से देखो कि ये S2 आप ऑन किए हो, है ना, S2 आप ऑन किए हो, तो ये जो 20 ओम है ऑन कर दिए S2 आप, S1 ओपन है, तो ये जो 5 वोल्ट है यहाँ से करंट, है ना, यहाँ से करंट जाएगा, है ना, यहाँ से करंट, ये 20 ओम वाला ये तो कनेक्शन बन जाएगा। ये 20 ओम वाला 5 वोल्ट ये पॉजिटिव टर्मिनल से, और 20 ओम का ये वाला एंड यहाँ से ये नेगेटिव पोटेंशियल पे। ये 20 ओम तो बंदा खुश हो गया, इसके अंदर से तो करंट मिल जाएगा, है ना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या 60 ओम के थ्रू करंट बनेगा? क्या 60 ओम का दोनों एंड, एक निगेटिव पे और एक पॉजिटिव पे, क्या वो लग पा रहा है? तभी तो उसके अंदर जाएगा करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, तभी तो सब कहानी होगी। तो आपको यहाँ पे ऐसे फोकस करना है, क्या 60 ओम का दोनों एंड कहीं से कनेक्शन बन रहा है पॉजिटिव निगेटिव से, तो वो देखना है। या वो शॉर्ट सर्किट हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया, उस रास्ते से जाएगा ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो वही देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से आगे अब तो बढ़ नहीं पाएगा, है ना, यहाँ पे इस वाले पॉइंट से आगे तो बढ़ नहीं पाएगा। यहाँ तो आप तोड़ दिए हो स्विच, स्विच तो ओपन है, स्विच हटा दिए हो, यहाँ से तो आगे बढ़ नहीं पाएगा, है ना, यहाँ से तो मामला खत्म हो गया। अब यहाँ से देखो आगे, ये वाला 60 ओम का ये वाला एंड हम देखें, है ना, ये वाला एंड हम देखें, तो चलो 1 मिनट के लिए ये मान लेते हैं कि ये चलो ये नेगेटिव पोटेंशियल से यहाँ कनेक्शन बना लिया, लेकिन इसका ये वाला एंड कैसे बनाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्शन? ये तो यहाँ से टूटा हुआ है ना, यहाँ से तो ये टूटा हुआ है ना, इधर से तो बनेगा, इधर से कुछ तो बनेगा नहीं, ये तो नेगेटिव पे फिर आ जाएगा। तो एक एंड पॉजिटिव पे, एक एंड नेगेटिव पे, तब तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तभी तो करंट फ्लो करता है। ये वाला एंड का तो बन ही नहीं रहा है पोटेंशियल पे, पॉजिटिव पोटेंशियल पे, है ना, ये यहाँ से काट दिए, यहाँ से हट गया, तो 60 ओम से करंट नहीं जाएगा इस बार, सिर्फ 20 ओम से जाएगा। उसका दोनों एंड बिल्कुल खुश है पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल पे, है ना। तो ठीक है, अब इसी को यूज कर लेते हैं। तो अब इसमें सिर्फ होगा पावर V²/R, और ये होगा 5 × 5, और दूसरे वाले केस में सिर्फ 20 से जाएगा। तो यही आपको देखना है, यही लॉजिक लगाना है स्विच वाले क्वेश्चन में। तो ये 5 4 जा 20, 5/4, ये हो जाएगा 1.25 वॉट। यही आपको समझना आता है, यही बहुत को समझ नहीं आता कि 60 ओम से क्यों नहीं करंट फ्लो कर रहा है ना। तो ये लॉजिक है। करंट फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस का बनना। करंट फ्लो तभी करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस, जब वोल्टेज होता है, करंट वोल्टेज से आता है ना। तो ये जो 60 ओम का रजिस्टर था, इसका एक एंड तो चलिए इधर से मान लेते हैं ये था नेगेटिव पोटेंशियल पे, है ना, लेकिन इसका जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये वाला एंड इधर कनेक्शन हो ही नहीं पा रहा था। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बनेगा? जब तक दोनों कंपोनेंट के दोनों एंड का कनेक्शन नहीं बनेगा पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल से, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बनेगा? तो यही नहीं बन रहा था, इसीलिए इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा था। ये गलत हो गया, इससे मतलब करंट फ्लो नहीं किया 60 ओम से, जब S2 क्लोज और S1 ओपन था। सिर्फ किससे किया? 20 ओम से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, ये मजेदार क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो चलिए इतना रखें आज, या और क्वेश्चन ले सकते हैं, इस पे बात कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। द एडजेसेंट डायग्राम शोज 4 सॉलिड प्लास्टिक बॉल्स, ये दिख रहा है आपको ABCD, विथ वायर्स फिटेड ऑन वुडन बेस। ए पर्सन शेक्स वुडन बेस टू एंड फ्रो पेरियोडिकली, तो इसको वुडन बेस को ऐसे हिला देता है टू एंड फ्रो, है ना, ऑसिलेशन करा देता है बैक एंड फोर्थ। और ये फिर देखने को मिलता है कि ये सारा बॉल जो है ना, आप उसको शेक किए तो एनर्जी ट्रांसफर किए, वो एनर्जी सारे बॉब में जाएगा और उस एनर्जी से वो सारा बॉब ऑसिलेट करेगा। लेकिन ये देखा जाता है कि सारा बॉल वाइब्रेट तो करता है, लेकिन एक बॉल इस ABCD में से बहुत तेजी से वाइब्रेट करता है। ऐसा क्यों? तो ये पढ़ा चुके हैं पहले भी, और काफी ये क्वेश्चन ही पहले कराए हैं। तो इसका सीधा सा आंसर है
कि जो बॉल तेजी से वाइब्रेट कर रहा है, जिस बॉल का ऑसिलेशन बहुत ज्यादा है, जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, वो एक कंडीशन रेजोनेंस को अटेन कर लिया है। रेजोनेंस मतलब कि उस बॉल में से किसी का, इस चारों बॉल में से किसी का फ्रीक्वेंसी, वो जो वुडन बेस जिस फ्रीक्वेंसी से हिल रहा है उसके साथ मैच कर गया है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट बॉल, जो वन बॉल बोला है उसका वाइब्रेट कर रहा है विगोरसली, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट बॉल हैज मैच्ड विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, है ना, जो सेक किया है ना, हैज मैच्ड विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ वुडन बेस, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ वुडन बेस ऐसे कह सकते हो, है ना। या जो एक्सटर्नल फोर्स लगा ना, वो जो ड्राइविंग फोर्स था, विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स, जो फोर्स लगाया है उसके फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया है, तो इसीलिए ये बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगेगा। इसमें से कोई, वो क्लियर नहीं किया है कौन, कोई भी कर सकता है। तो ये आंसर आपको लिखना है, मैच कर गया है, जिससे क्या हो गया है, दिस रिजल्ट्स इनटू रेजोनेंस दैट इज increase in amplitude of that bob or that pendulum enormously। तो एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस केस में ऐसा ऑसिलेशन होता है। अब आगे क्वेश्चन है, एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी, ये सारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है सारे वायर के वाइब्रेशन का। तो बोल रहा है इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाने, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने। तो उसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये लॉजिक, फ्रीक्वेंसी होता क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको बहुत अच्छे से याद रहता है, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का 2π√L/g, ये सबको याद रहता है ना, ये बहुत फेमस है, ये सबको याद रहता है। तो हमको फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन पता है। टाइम पीरियड क्या होता है, 1/f, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या लिख सकते हैं, 1/t। तो इसको आप पलट दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/2π, इसको पलट दो √g/L, इसको ही पलटना पड़ेगा, ऊपर नीचे कर दो इसको। तो यहां से देखो, ये दिख रहा है कि 1/2π कांस्टेंट है, ये g भी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √लेंथ, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी। तो जिसका जितना ज्यादा लेंथ होगा उसका फ्रीक्वेंसी उतना कम होगा, जिसका जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना कम। इनवर्स रिलेशन है, देखो आप ध्यान से, ये इनवर्स रिलेशन है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो यही यहाँ पे देखना है, सबसे ज्यादा लेंथ किसका है, डी का, जिसका लेंथ सबसे ज्यादा है जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा, वही रीजनिंग आपको देना है जो बता दिए। तो डी का फ्रीक्वेंसी सबसे कम, फिर उससे ज्यादा लेंथ किसका है, ए का, तो ए का, फिर उससे ज्यादा लेंथ किसका है, सी का, और फिर सबसे कम लेंथ किसका है, बी का। तो जिसका जितना कम लेंथ उसका उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको लॉजिक देना है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो जिसका जितना ज्यादा लेंथ उसका उतना कम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।